नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट क्या होता है और कितने दिन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, कौन सा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड होगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज बात करेंगे सबसे पहले कोचिंग ट्रेन के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुड्स ट्रेन के बारे में। ठीक है, दोनों का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट देखेंगे कि किसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी ट्रेन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जैसे मान चलिए या आपकी कोचिंग ट्रेन हो या फिर गुड्स ट्रेन की हम बात करें, मालगाड़ी की बात करें, तो जैसे अगर हम कोचिंग ट्रेन की बात करेंगे तो पूरा वो वॉशिंग क्लीनिंग सारा कुछ होके, मेंटेनेंस होके, जो भी है आपका मेंटेन हो करके, एग्जामिनेशन हो करके वो ऑफर किया जाता है कि रेक अभी जाएगा। ठीक है, कहीं मान चलिए कहीं के लिए हमको जाना है, कहीं रेक को हमको लेके जाना है, तो वो ऑफर किया जाएगा। फिर उसका एक बीपीसी बनेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 3 कॉपी में बनेगा। ठीक है, एक ओरिजिनल कॉपी और 2 इसका कार्बन कॉपी होगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन जनरेट हो रहा है तो वो तीनों आपका ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, उसमें कार्बन कॉपी की जरूरत है नहीं। एक कॉपी आपका ओरिजिनल जो है वो आपका जो है, जो भी एग्जामिनर है, टेक्सर पॉइंट है, जो आपका CNW वाले हैं, ठीक है, वहां से वो एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी वहां पर रहेगा। और जो भी सुपरवाइजर है, जो टेक्सर है आपका, या फिर जेई हो, जो SSC हो, वो उस पर साइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉपी जो है आपका गार्ड साइन करेंगे दूसरे जगह पे, और तीसरा जो है उस पे तीनों कॉपी पे तीनों का साइन होगा। ठीक है, लोको पायलट साइन करेंगे। तो ये 3 कॉपी में बनेगा मेरा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट से ये डिसाइड होता है कि आपका जो पूरा रेक है उसमें प्रॉपर ब्रेक एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, पूरा एग्जामिनेशन किया हुआ है, गाड़ी कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, गाड़ी जाने के लिए तैयार है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट में सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी एंड दुरंतो एक्सप्रेस की। सबसे पहले हम कोचिंग ट्रेन की बात करते हैं, इसके बाद हम लोग गुड्स ट्रेन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजधानी और दुरंतो को, कि इसका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों तक के लिए वैलिड होता है, वो कहां से कहां तक। ठीक है, कहां कौन जनरेट करता है इसको। तो मान चलिए ये राजधानी एक्सप्रेस है, ये इसको जो है ये हावड़ा से खुलेगी। ठीक है, हावड़ा से खुल के ये दिल्ली जा रही है। तो ये इसका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है ये आपका हावड़ा में भी जनरेट होगा, हावड़ा में भी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बनेगा, और जो दिल्ली से जब खुलेगी तो दिल्ली में भी इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश ब्रेक BPC, यहां पर हम लिख देते हैं फ्रेश BPC फ्रॉम बोथ एंड। ठीक है, बहुत ही दोनों ही से। ठीक है, हावड़ा से भी और दिल्ली से भी। इस तरह से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन जहां से भी खोलेगी तो दोनों इंड से इसका जो है फ्रेश BPC इशू किया जाएगा। ठीक है, राजधानी और दुरंतो के लिए। इसमें आपका वैलिडिटी ये नहीं है कि इतना किलोमीटर चलेगा या फिर ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, इसमें आपका दोनों इंड से BPC इशू होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शताब्दी ट्रेन की। ठीक है, तो शताब्दी ट्रेन जो हो गया, शताब्दी ट्रेन का जो BPC है वो सिर्फ प्राइमरी इंड से इशू होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे फ्रेश BPC फ्रॉम प्राइमरी इंड ओनली, प्राइमरी इंड ओनली। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हावड़ा से खुलेगी, ठीक है, हावड़ा से खुल करके अगर मान लीजिए पटना से उसको रिटर्न होना है, तो हावड़ा से खुलेगी तो हावड़ा से सिर्फ BPC इशू होगा। ठीक है, तो ये हो गया शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। उस तरह से अगर हम बात करेंगे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जिसका राउंड ट्रिप, ठीक है, राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर से ज्यादा हो, अगर वो कोच मेरा जो रेक है वो ICF कोच पे रन कर रही है तो, और अगर मेरा LHB कोच है जो लाल रंग का कोच है, वो अगर कोच है जिसमें CVC यूज हुआ है, तो वो 4000 किलोमीटर से अगर ज्यादा राउंड ट्रिप है तो दोनों इनसे BPC इशू होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका फ्रेश BPC फ्रॉम बोथ एंड, दोनों इंड से। ठीक है, अगर मान चलिए अगर सिंपल से हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है, बहुत हाई, बहुत ज्यादा दूरी है, इसका तो 1 वे में 4000 से ज्यादा है। तो अगर हम राउंड ट्रिप की बात करेंगे, अगर ये 3500 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है, अगर मेरा कोच जो रेट जो चल रही है वो ICF कोच है, और अगर LHB कोच पे रन कर रही है तो 4000 किलोमीटर से ज्यादा, अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो जो BPC मेरा इशू होगा वो दोनों इंड से इशू करना पड़ेगा।
ये हो गया मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन विच रन्स मोर देन 35 किलोमीटर इफ रेक इज रनिंग ऑन एचसीएफ कोच and if the rake is running on LHB coach, then the distance should be more than 4,000 kilometer. Then the phrase BPC should be issued from both end. ठीक है, ये हो गया मेरा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जिसका राउंड ट्रिप आपका 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर से ज्यादा हो तब। अब हम बात करते हैं वैसे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की जिसका राउंड ट्रिप जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा अगर वो एचसीएफ कोच है तो वो 3500 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसका जो बीपीसी इशू होगा ये सिर्फ प्राइमरी इंड से इशू होगा। ठीक है, जो प्रेस बीपीसी इशू होगा वो सिर्फ प्राइमरी इंड से इशू होगा। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं सिर्फ प्राइमरी इंड से इशू होगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे मेल या एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम्स अपने प्राइमरी इंड को टच कर रहा है। ठीक है, मान चलिए कोई ऐसी ट्रेन है जो कि हावड़ा से, सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोलकाता से हावड़ा से खुली। ठीक है, ये आसनसोल तक आ रही है। ठीक है, फिर ये आसनसोल से रिटर्न होके हावड़ा जाएगी, फिर वो हावड़ा से आसनसोल आएगी, फिर हावड़ा से आसनसोल से हावड़ा जाएगी। तो वैसी ट्रेन जो कि मल्टीपल टाइम्स अपने प्राइमरी इंड को टच कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो बीपीसी इशू होगा मेरा वो कहां तक के लिए वैलिड होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो वो अगर मेरा जो रेक है वो अगर एचसीएफ कोच पे रन कर रही है तो वो अगर 3500 किलोमीटर का लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है, 3500 किलोमीटर, या फिर एलएचबी पे है तो 4000 किलोमीटर, या 96 आवर जो भी पहले आ जाए। अगर मान चलिए ट्रेन चल रही है मल्टीपल टाइम्स अपने प्राइमरी इंड को टच कर रही है लेकिन वो 96 से 100 आवर हो गया, बीपीसी मेरा इनवैलिड हो जाएगा, फिर से एग्जामिनेशन करके फिर से नया बीपीसी इशू करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मल्टीपल टाइम्स अपने प्राइमरी इंड को टच कर रही है। अगर एचसीएफ कोच है तो 3500 किलोमीटर और एलएचबी कोच है तो मेरा 4000 किलोमीटर या 96 आवर जो भी पहले आ जाए। इस कंडीशन में जो है आपका राजधानी दुरंतो शताब्दी नहीं आएगा। ठीक है, राजधानी और दुरंतो शताब्दी के लिए अलग स्पेशल आपका बीपीसी इशू होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है इसको ध्यान रखेंगे। जो मेरा है आपका कोचिंग ट्रेन के लिए है, ये बीपीसी यहां तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंटरकनेक्टेड ट्रेन, इंटरकनेक्टेड मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन। इंटरकनेक्टेड मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन, एक ट्रेन है टाटा लिंक एक्सप्रेस, ठीक है, वो उसमें क्या होता है एक आपका जो है टाटा लिंक एक्सप्रेस में क्या होता है, एक जो है टाटा कटिहार और टाटा छपरा वाली, ठीक है, तो एक कटिहार से आती है और एक आपका छपरा से आती है, दोनों आके बरौनी जंक्शन में इंटरकनेक्ट हो जाता है और वो फिर जो है आपका टाटा नगर के लिए मूव करती है। तो वैसे कंडीशन में जो ओरिजिनल बीपीसी होगा, जो मेरा पहले खुल रही है ट्रेन, ठीक है, उसको हम लोग ओरिजिनल कंसीडर करेंगे और उसका जो कंडीशन होगा सेम कंडीशन होगा 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर या 96 किलोमीटर। उसमें आपका जो ओरिजिनल बीपीसी होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, जो बाद में इशू हुआ उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, उसको हम लोग देखना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरकनेक्टेड ट्रेन के लिए। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे पैसेंजर ट्रेन की जिसमें कि टॉयलेट हो, ठीक, इंक्लूडिंग इंटरकनेक्टेड ट्रेन या शटल जिसमें टॉयलेट हो, तो उसको जो है आपका फिर वही 3500 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 96 किलोमीटर जो भी है वो पहले आ जाए, उस वहां तक ये वैलिड रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पैसेंजर ट्रेन जिसमें टॉयलेट नहीं होता है, तो जगह टॉयलेट नहीं है तो इसको जो है आपका इसको गंदा होने का चांसेस कम रहता है, तो इसका जो वैलिडिटी रहता है वो 7 डेज रहता है या 3500 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए वो आपका जो है पैसेंजर ट्रेन में आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे जो पार्सल ट्रेन है, डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन है, उसका जो वैलिडिटी होगा बीपीसी का वो आपका 4500 किलोमीटर होगा या 10 दिन जो भी पहले आ जाए वहां तक ये इसका बीपीसी वैलिड रहेगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे मिलिट्री ट्रेन का, अगर मिलिट्री ट्रेन है या फिर कोई इलेक्शन स्पेशल ट्रेन है तो उसका जो बीपीसी होगा वो आपका 3500 किलोमीटर या 4000 एलएचबी कंडीशन में, आईसीएफ कंडीशन में 3500 किलोमीटर या 96 आवर जो भी पहले आ जाए वहां तक इसका बीपीसी मेरा वैलिड रहेगा। और ये सारे जो बीपीसी है, ये सारे बीपीसी जो है कहां से इशू होगा, प्राइमरी इंड से इशू होगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे डेमो की, तो ये जो इसका बीपीसी रहता है 10 दिन के लिए वैलिड रहता है, एक्सेप्ट 7000 एचपी का जो डेमो है उसको छोड़ करके 7000 का जो डेमो है उसका बीपीसी 7 दिन के लिए वैलिड रहता है।
जबकि इसके अलावे जो डेमो है मेरा उसका 10 दिन का बीपीसी 10 दिन तक वैलिड रहता है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे मेमो की या फिर ईएमओ की, ठीक है, तो ईएमओ की जो बीपीसी है वो आपका जो है ये आपका 10 दिन तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये जो पूरा बीपीसी है आपका, ये पूरा बीपीसी किसका हुआ, आपका हो गया कोचिंग ट्रेन का। अगर अब हम बात करते हैं फ्रेट ट्रेन की, जो आपका मालगाड़ी है उसका बीपीसी क्या होता है, उसमें कितने तरह का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग अभी जो है मिटा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो मालगाड़ी है उसका बीपीसी कैसे इशू होगा और उसका बीपीसी कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा। तो मालगाड़ी में जो एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका जो है मेनली 3 तरह का एग्जामिनेशन हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो एग्जामिनेशन होता है आपका फ्रेट ट्रेन का, वो आपका होता है इन टू एंड एग्जामिनेशन। इन टू एंड एग्जामिनेशन इन टू एंड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये आपका जो है इसका कंडीशन देख लीजिए पहले, और इसका अपनी वैलिडिटी देखेंगे कि इन टू एंड एग्जामिनेशन का जो वैलिडिटी रहता है वो कितने दिन तक रहता है, कब तक रहता है। तो इन टू एंड एग्जामिनेशन जो होगा मेरा रेक का जो मालगाड़ी है उसका पहला कंडीशन है आपका, ये जनरली हम जनरली बात कर रहे हैं, ये आपका जो है एम्प्टी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन में अगर हो गया, अगर एम्प्टी कंडीशन में हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये अगर बैक लोडिंग हुआ है कहीं पे तो वहां भी इसका हम लोग लोडिंग कंडीशन में भी करेंगे इंटेंसिव एग्जामिनेशन, इन टू एंड एग्जामिनेशन। तो इन टू एंड एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब रेक आपका एग्जामिन हो जाएगा तो इन टू एंड एग्जामिनेशन में आपका रेक एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग बीपीसी इशू करेंगे। तो बीपीसी जो इशू होगा ये कहां तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जब बीपीसी इशू हुआ, पूरा रेक मेरा एग्जामिनेशन होने के बाद ये गया लोडिंग के लिए, लोडिंग होने के बाद इस पे डेस्टिनेशन मेंशन होगा। एम्प्टी कंडीशन में जरूरी नहीं कि डेस्टिनेशन मेंशन हो, ठीक है, लेकिन इसमें लोड होने के बाद आपका जो है इसमें डेस्टिनेशन मेंशन होना जरूरी है। अगर डेस्टिनेशन मेंशन नहीं है तो मेरा बीपीसी इनवैलिड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात हो गया इसका डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए, ठीक है, डेस्टिनेशन होना चाहिए मेंशन ऑन बीपीसी, ठीक है। ये एम्प्टी कंडीशन में जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को, लेकिन लोडेड कंडीशन में जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, अगर ऑपरेटिंग स्टाफ नहीं है तो वहां पे जो कमर्शियल स्टाफ होगा वो इंश्योर करेंगे कि जो बीपीसी है उस पे डेस्टिनेशन प्रॉपर्ली मेंशन है कि कहां जाने वाली है ये रेक लोडेड गाड़ी में, ठीक है। तो डेस्टिनेशन हो गया, ये डेस्टिनेशन होना चाहिए। अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो गार्ड ड्राइवर किसी भी कंडीशन में रेक को लेकर के आगे नहीं मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बीपीसी मेरा इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा कंडीशन इसका हो जाएगा, अगर मेरा रेक एग्जामिन हो गया, ठीक है, ये जाके अनलोडिंग पॉइंट पे अनलोड हो गया, ठीक है, अनलोड होने के बाद आपका बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। एक बार लोड होगा जाके अनलोड होगा, बीपीसी इनवैलिड। अगर लोडेड वागन है तब हम लोग एग्जामिनेशन अगर कर रहे हैं तो वो अनलोडिंग पॉइंट तक ये जाएगा, अनलोडिंग पॉइंट तक जाने के बाद ये बीपीसी आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखिए आपका जो है इन टू एंड एग्जामिनेशन का, तो इन टू एंड एग्जामिनेशन में ये हो गया डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए। दूसरा ये अगर एम्प्टी गाड़ी में हुआ तो लोडिंग तक लोडिंग होगा, फिर लोडिंग से अनलोडिंग तक ये वैलिड रहेगा। जैसे ही अनलोड हुआ बीपीसी मेरा इनवैलिड हो जाएगा। वहां पर अगर टीएक्सआर पॉइंट है तो इसका एग्जामिनेशन होगा, अगर टीएक्सआर पॉइंट नहीं है तो जो गार्ड ड्राइवर है वो जीटीआर करके जो नेक्स्ट टीएक्सआर पॉइंट है, फर्स्ट टीएक्सआर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले इस गाड़ी का फिर से एग्जामिनेशन होगा, देन फिर से नया बीपीसी इशू होगा। दूसरा हो गया। तीसरा, अगर मान चलिए ये रेक, ठीक है, ये जो रेक है आप कहीं पे एग्जामिनेशन कर लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के बाद आप गए कहीं पे, रास्ता में उसमें लोडिंग नहीं हुआ, ठीक है, सपोज आपने एग्जामिनेशन करके बीपीसी इशू कर दिया इंटेंसिव, रास्ते में गया किसी ने उसका आपका जो भी है 4 वाहन से ज्यादा डिटैच कर दिया, अगर डिटैच कर दिया तो बीपीसी मेरा इनवैलिड हो जाएगा। नॉट मोर देन 4 वागन should be detached from the rake।
ठीक है, रेक से जो है 4 से ज्यादा वागन आपका डिटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद अगर 4 से ज्यादा वागन डिटैच कर दिया, ठीक है, डिटैच कर दिया इससे, ठीक, तो ये जो बीपीसी है मेरा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो 4 वागन का हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए बीपीसी जो है मेरा इशू होने के बाद कहीं पे जाके ये लोड हुआ, लोड होने के बाद कहीं पर 24 घंटा से ज्यादा अगर स्टेबल हो गया, ठीक है, अगर मोर देन स्टेबल मोर देन 24 आवर, ठीक है, अगर 24 आवर से ज्यादा स्टेबल हो गया लोडेड कंडीशन में तो वो बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा, उसका फिर से एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है। और इसका जो ब्रेक पावर होता है, आपका ब्रेक पावर होता कितना होता है, ब्रेक पावर परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, तो कितना होगा, मिनिमम 90% होगा। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम क्या होना चाहिए, 90% होना चाहिए। कहां पर, जहां पे बीपीसी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है। ये इन रूट में कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर रास्ते में कहीं प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे हम लोग कम भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंड टू एंड एग्जामिनेशन का। अब हम लोग देखते हैं जो प्रीमियम एग्जामिनेशन है उसके बारे में हम लोग आज उसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो प्रीमियम होता है नेक्स्ट मेरा होता है वो प्रीमियम होता है। दूसरा जो मेरा होता है वो होता है प्रीमियम एग्जामिनेशन। प्रीमियम एग्जामिनेशन इनटू इन प्रीमियम एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्रीमियम जब एग्जामिनेशन पूरा रेक हो गया तो पहला कंडीशन है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये किस कंडीशन में होना चाहिए, आपका एम्प्टी कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, लोड कंडीशन में प्रीमियम एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी कंडीशन में जब प्रीमियम एग्जामिनेशन हो गया तो इसका एक बीपीसी इशू होगा, प्रीमियम बीपीसी इशू होगा। ठीक है, प्रीमियम बीपीसी इशू होने के बाद इसका जो बीपीसी का जो परसेंटेज होगा, ब्रेक पावर का परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 95% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक पावर परसेंटेज, ये कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए। जहां से ओरिजिनेट हो रहा है ये मिनिमम कंडीशन है, मैक्सिमम भी हो सकता है इससे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये सारे कुछ होने के बाद जब बीपीसी इशू हो गया तो इसका वैलिडिटी की हम बात करते हैं। जब बीपीसी इशू होगा इस बीपीसी पे एक स्टाम्प लगेगा जो कि डिसाइड उस पे लिखा हुआ है क्लियरली कि बीपीसी कितने दिनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा प्रीमियम एग्जामिनेशन का। जब 95% ब्रेक पावर के साथ ये इशू होगा उसके बाद देखिए अगर इसका जो वैलिडिटी होगा, प्रीमियम बीपीसी का जो वैलिडिटी होगा इसमें आपका डेस्टिनेशन से मतलब नहीं है। इंटेंसिव में क्या होता था कि एक बार लोडिंग होगा, एक बार अनलोडिंग के बाद वो बीपीसी इनवैलिड हो जाता था। लेकिन प्रीमियम एग्जामिनेशन में आपका मल्टीपल लोडिंग मल्टीपल अनलोडिंग होगा तो इसका वैलिडिटी हम लोग लेते हैं। इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होगा ये कितना दिन होगा, 12 + 3 डेज। अब 12 + 3 डेज का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक एग्जामिनेशन होने के बाद बीपीसी इशू हुआ, वो लोडिंग के लिए गया, फिर अनलोडिंग हो गया, फिर लोडिंग के लिए गया, फिर अनलोडिंग हो गया, मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग होगा। और एक बार जब भी गाड़ी रेक जैसे लोड हुआ, ठीक है, वैलिड बीपीसी पर भी अगर बीपीसी लोड हो गया तो गार्ड और ड्राइवर का ही काम है कि लोडिंग कंडीशन के बाद, लोड होने के बाद गाड़ी को चेक करेंगे कि पूरा गाड़ी मेरा सिक्योर है कि नहीं, सही से पूरा जाने के लिए है कि नहीं, फिट टू रन है कि नहीं। ठीक है, तो इस 12 डेज में ये मल्टीपल लोडिंग मल्टीपल अनलोडिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो है आपका मल्टीपल लोडिंग मल्टीपल लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, ये होगा आपका इस 12 डेज के अंदर। लेकिन ये तब तक वैलिड रहेगा बीपीसी। ठीक है, और ये 3 डेज हम लोग क्यों देते हैं, मान चलिए ये 12वां दिन है मेरा, ठीक है, जो है 12 डेज मेरा चल रहा है बीपीसी का, 12 डेज बीपीसी का चल रहा है। ठीक है, तो ये बीपीसी मेरा गाड़ी लोड है, ठीक, ये 13 दिन हो गया, ठीक है, 13 डे हो गया, गाड़ी मेरा अभी भी लोड है, तो बीपीसी मेरा इनवैलिड नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, कि 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड दिया गया है, इसी के लिए दिया गया है कि अगर मेरा रेक जो मालगाड़ी है वो लोडेड है,
तो वो 12+3 मतलब 15 दिन तक चल सकता है। 13 दिन हो गया, फिर भी लोड है, अनलोडिंग नहीं हुआ, अभी भी रेक मूव कर रहा है मेरा, ठीक है। मान चलिए 14 दिन हो गया, ठीक है, 14 डेज चल रहा है, 15 दिन चल रहा है, ठीक है, 15 डेज हो गया, अभी भी लोडिंग है गाड़ी, ठीक, अभी भी लोड है मेरा गाड़ी। तो अगर इस कंडीशन में 15 दिन हो गया फिर भी लोड है मेरा गाड़ी, तो यहां तक मेरा बीपीसी 15वां दिन तक मेरा बीपीसी वैलिड रहेगा। जैसे ही ये 16 दिन हो गया, 16वां दिन ये बीपीसी जो मेरा लोडेड कंडीशन में भी इनवैलिड हो जाएगा, फिर से इसको एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 दिन का जो ग्रेस पीरियड है, ये लोडेड कंडीशन के लिए ग्रेस पीरियड दिया गया है कि बीपीसी जो है मेरा 12+3 दिन का वैलिडिटी रहेगा, वैलिड रहेगा, 3 दिन तक वैलिड रहेगा। और बीपीसी पर एक मुहर मारना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाम्प मारना पड़ेगा, जिसपे यहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा कि बीपीसी इज वैलिड अप टू डेट, वहां पे लिखा रहेगा। जैसे मान चलिए कि 1 तारीख को बीपीसी इशू हुआ, तो 1 से 12 दिन के बाद यहाँ पे डेट लिखा हुआ रहेगा +3 दिन, ठीक है, उस पर लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ इतना दिन तक के लिए बीपीसी मेरा वैलिड है। तो ये हो गया बीपीसी, पहला कंडीशन हो गया 12+3 दिन, ठीक। इस कंडीशन में बीपीसी मेरा इनवैलिड होगा अगर 16वां दिन हो गया लोडेड कंडीशन में। तो अगर मान चलिए 12वां दिन ये अनलोडिंग हो गया, ठीक, 13वां दिन ये बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा अनलोडिंग हो चुका है तो, अगर लोडेड है तो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ये 12वां दिन के बाद, अगर ये 13वां दिन अगर अनलोडेड हो गया, बीपीसी मेरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक। और अगर रेक इंटीग्रिटी 4 वागन से ज्यादा, ठीक, अगर 4 वागन से ज्यादा, मोर देन 4 वागन, अगर 4 वागन से ज्यादा कहीं भी इन रूट में इस 12 दिन के अंदर कहीं भी इन रूट में अगर 4 वागन से ज्यादा वागन अगर डिटैच हो गया, तो वो मेरा बीपीसी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है अगर 24 घंटा कहीं भी, अगर 24 घंटा तक रेक पूरा स्टेबल रह गया, मूव नहीं किया, मान चलिए कहीं पे गाड़ी आई और 24 घंटा तक वहीं पर रुकी रह गई, तो भी बीपीसी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये सारे कंडीशन क्या हो गया प्रीमियम एग्जामिनेशन के, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक मैं बीपीसी दिखा रहा हूं, जो इंटेंसिव बीपीसी है उसका जो कलर होगा, ठीक है, वो ग्रीन कलर का बीपीसी होगा। होप आप लोग को ये दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का बीपीसी होगा। इस पे क्लियरली मेंशन होगा आपका कहां से एग्जामिनेशन पॉइंट है, ठीक है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा जोन है, इस पे आपका डेस्टिनेशन मेंशन रहेगा, ठीक है, कि कहां के लिए जा रही है। अगर ये इन टू एंड है तो, ठीक है, डेस्टिनेशन मेंशन रहेगा, किस दिन इशू हुआ वो मेंशन रहेगा, बीपीसी का नंबर, इशू नंबर लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, लोको नंबर रहेगा इस पर बीपीसी पर कि कौन सा लोको लेके जा रही है, उसमें कितना ब्रेक सिलेंडर है वो लिखा हुआ रहेगा, कितना ब्रेक सिलेंडर काम कर रहा है वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, लोको में कितना प्रेशर आ रहा है वो लिखा हुआ रहेगा, लास्ट व्हीकल में कितना प्रेशर है वो लिखा हुआ रहेगा, आपने कब ईओटी दिया, कब प्रेशर रेडी हुआ, सब सारा कुछ इस पे मेंशन रहेगा। जितना वागन उस रेक में जा रहा है सारा का नंबर इस पे लिखा हुआ रहेगा क्लियरली। यहाँ पर आपके जो टीएक्सआर है, जो एसएससी जेई है, उसका नाम साइन रहेगा, यहाँ पे आपके गार्ड के साइन होगा, यहाँ पे आपका लोको पायलट का साइन होगा, तीनों का ये 3 कॉपी बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंटेंसिव बीपीसी, कलर होगा ग्रीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम बीपीसी का। ये देखिए प्रीमियम बीपीसी है, ठीक है। प्रीमियम बीपीसी में आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 12